आज दिन भर भी फिल्म पद्मावत को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध और आगजनी के स्वर बुलंद होते रहे। तस्वीरें ऐसी हैं जो कि विचलित कर रही हैं। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले एक ऐसी खबर हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं जो दिखाते हुए भी ऐसा लगता है कि काश दुनिया में हर कोई कुछ ऐसा ही होता। जी हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई के राष्ट्राध्यक्ष की, एक ऐसा व्यक्ति जो कि धन और दौलत के बेशुमार अंबार पर बैठा है। यूं कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान एक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचता है तो खुद अपने प्लेन को उड़ाता है और हिंदुस्तान पहुंचता है। जी हां, आप इसे शौक भी कह सकते हैं, आप इसे खुद के ऊपर एतरार भी कह सकते हैं। लेकिन आज कुछ एक लोग ऐसे हैं जो चाहे कितना भी धन पैसा और उनके पास सुख सुविधा उपलब्ध क्यों ना हो, लेकिन ये खुद अपनी धुन में अपनी तर्ज पर जिंदगी को जीते हैं। अब इसे आप शौकीन मिजाज कहिए या फिर हवाई शौक का जुनूनी तेवर। ब्रुनेई के सुल्तान के जंबो जेट ने जब हिंदुस्तान की धरती पर लैंड किया तो हर कोई हैरान रह गया। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह खुद पायलट सीट पर सवार थे और उन्होंने ब्रुनेई से लेकर हिंदुस्तान का सफर खुद प्लेन को उड़ाकर तय किया। यानी करीब 5000 किलोमीटर की हवाई दूरी खुद सुल्तान ने जहाज उड़ाकर पूरी की। सुल्तान हसनल एक देश के राष्ट्राध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन वो दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में भी शुमार हैं। 71 साल के इस सुल्तान की उम्र कभी इनके शौकीन मिजाज के आगे नहीं आती। ब्रुनेई के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सुल्तान जहाज उड़ाने के शौकीन हैं। इससे पहले जब 2008 और 2012 में वो भारत आए थे, तब भी अपना जहाज उन्होंने खुद ही उड़ाया था। इतना ही नहीं, सुल्तान को महंगी कार खरीदने और उनका नायाब कलेक्शन रखने के लिए भी जाना जाता है। कुछ साल पहले एक दौर ऐसा भी था जब ब्रुनेई के सुल्तान के पास लग्जरी गाड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन था। कहा जाता है कि अपनी शाही और आलीशान गाड़ियों को रखने के लिए सुल्तान के महल में एक अंडरग्राउंड गैराज भी है, जिसमें उनके पास 100 से अधिक गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनके पास एक एयरबस 340 और 6 छोटे जहाज भी हैं। इतना ही नहीं, सुल्तान के इस विमान की कीमत करीब 545 करोड़ रुपए है। सुल्तान का ये विमान दुनिया का सबसे लग्जरी एयरक्राफ्ट माना जाता है। ब्रुनेई के सुल्तान का महल 1788 कमरों का है। सुल्तान हसनल दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। उनकी संपत्ति 2,18,200 करोड़ रुपए आकी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि ब्रुनेई के सुल्तान के पास अकूत संपत्ति है और उनकी जनता बहुत गरीब है। दरअसल ब्रुनेई का आम आदमी भी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल है। जी हां, ब्रुनेई का एवरेज पर कैपिटा इनकम दुनिया के पहले 3 के पायदान पे हमेशा रहा है और इसलिए ब्रुनेई दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न देशों में आता है। लेकिन आइए अब बात करते हैं फिल्म पद्मावत की विरोध की। क्या कहें हम, शायद शब्द नहीं है जिस तरह से इस फिल्म का विरोध करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि राज्यों की सरकारों ने हथियार धर दिए हैं इन तमाम सेनाओं के सामने, चाहे वो करणी सेना हो या कोई राजपूत सेना हो। हम सवाल पूछना चाहते हैं आज देश की तमाम राज्य सरकारों से, भाई ये तो बता दीजिए कि हमने आपको किस लिए चुनकर भेजा है? क्या सिर्फ इसलिए हमने आपको चुना है ताकि आप मुंह देखते रहें और कुछ एक लोग जो अपने आप को सेना कहते हैं वो वाकई में सेना का काम करने के बजाय आम लोगों को डराए धमकाए, उन्हें घर के भीतर रहने को मजबूर कर दें? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज किसी को नहीं है कि आज सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं इन सेनाओं के सामने। ऐसी सरकारों का क्या वाकई में हमारे देश में कोई काम है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ढाबे पर तोड़फोड़ से रुक जाएगी फिल्म? क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी की छूट है? मध्य प्रदेश के देवास की इन तस्वीरों को देखिए। मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन हुड़दंगियों ने इस कदर कोहराम मचाया कि मध्य प्रदेश पुलिस तमाशा देखती रह गई।
हंगामे की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। फिल्म पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुस्से का काला गुबार उठ रहा है। इसके बाद दुकानें बंद कराने में किस कदर तांडव मचा, गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। खुलेआम तलवार की ये नुमाइश बिहार के मुजफ्फरपुर की है। यहाँ नकाबपोश करनी सेना के कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से अफरा तफरी मच गई, मानो शहर में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही ना हो। बिहार के नालंदा में करनी सेना और सुरक्षा बलों की झड़प हो गई। पद्मावत का पोस्टर फाड़ रहे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की कोशिश की और जब जवानों ने रोका तो वो भिड़ गए। वाराणसी में फिल्म पद्मावत के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने आत्मदाह करने से रोका तो वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। हंगामे के बीच एक महिला सड़क पर लेट गई। जयपुर में करनी सेना का मोर्चा जब निकला तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। बाइक रैली में स्टंट दिखाकर प्रदर्शनकारियों ने फिल्म रोकने की मांग की। इलाहाबाद के मॉल के बाद करनी सेना के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। बढ़ते हंगामे के बीच पद्मावत के शो को बीच में ही रद्द करना पड़ा। बस पर पत्थर बरसाते इन चेहरों को देखिए। राजस्थान के सीकर में वो फिल्म पद्मावत के विरोध के नाम पर पत्थरों की बेखौफ बौछार करते रहे। मॉल ही नहीं, विरोध प्रदर्शन की आड़ में टोल प्लाजा को भी निशाना बनाया गया। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ये शातिर खुद को प्रदर्शनकारी बताते हैं। मुखालफत की आवाज में साजिश की आग कैसे भड़कती है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। मॉल के बाहर चंद लोग पार्किंग एरिया को टारगेट करते हैं। इसके बाद की तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इसलिए हम आज आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़कर अपना जवाब हमारे सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि हमारे देश की सरकारें वाकई में किसी काम की हैं भी या नहीं। हम आज से सवाल ये पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं आपसे, आप इस पर अपनी राय हमारे सामने रखिए। सवाल ये है कि फिल्म पद्मावत का विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले संगठनों को क्या प्रतिबंधित नहीं कर देना चाहिए? सवाल एक बार फिर दोहराएं, फिल्म पद्मावत पर विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले संगठनों पर क्या बैन लगा देना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो एसएमएस के जरिए आप हमें अपना जवाब भेजिए, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, इन संगठनों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर। आप अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए #NN_, और उसके बाद अपनी राय साझा कीजिए। हम इसे क्वेश्चन में जरूर दिखाएंगे। आपकी राय दरअसल तय करेगी कि हमारे देश में कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं इन तथाकथित सेनाओं के सामने, इन सरकारों का हमें क्या करना चाहिए? क्या वाकई में वो तमाम सरकारें ऐसी नहीं हैं जिन्हें हमने चुना है, जो हमारे लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज घुटने टेक रही हैं इन तथाकथित तौर पर जातीय सेनाओं के सामने? अब जरा ये बड़ा सवाल जो गुड़गांव में हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़गांव में जो हुआ वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में यह तथाकथित तौर पर जातीय सेना हिंसा के नाम पर कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो बच्चों को ही मरने और मारने की बात क्यों ना हो। स्कूल बस में जहां बच्चे सफर कर रहे थे उस पर पथराव किया गया, यह कल की कहानी है। 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने एक भी आरोपी पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि करणी सेना अब इस पथराव से इनकार कर रही है। जरा यह बताइए कि ये तमाम लोग जो करणी सेना के नाम पर उपद्रव मचा रहे हैं, आखिरकार करणी सेना इनसे कैसे हाथ धो सकती है? ये वही करणी सेना है जिसने कहा था कि पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए। क्या ये करणी सेना बच्चों के साथ और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही? दहशत की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दहल उठा। डरे सहमे मासूमों की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। विरोध का ये कौन सा तरीका है? विरोध करने वालों को यह भी एहसास नहीं हुआ कि बच्चों का फिल्म के विरोध से क्या लेना देना। गुड़गांव के भोंडसी में हुड़दंगी स्कूल बस पर पथराव से नहीं चुके। इस वाकये की दहशत, इस खौफनाक घटना का असर एक दिन बाद भी शहर पर दिखाई दिया। सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। पूरे मामले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी की गईं। कल की जो इंसिडेंट था और जो उन्होंने बस को जलाया, स्कूल बस पे पथराव किया छोटे छोटे बच्चों पर, और पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल की बोतलें फेंकी, उस केस में हमने अब तक 18 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बुधवार को स्कूल बस में तोड़फोड़ की गई थी। इसके अलावा रोडवेज की बस को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उसमें जो एक्यूज हैं उनकी बेल में भी मुश्किल आएगी। ये वही जली हुई बस है
जिसे उपद्रवियों ने जला दिया था। वही जो बस की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बस को जलाया गया है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर इसके पीछे प्रदर्शनकारी आखिर कौन थे, क्या करनी सेना के लोग थे या कोई और थे। मेरा हिंदुस्तान जिसका बेस ही उसका इतिहास है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के इतिहास की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आज इस देश में कोई भी आज बोलने वाला नहीं है और सरकारें चुप हैं, विपक्ष चुप है, अन्य दल चुप हैं। गुरुग्राम में पहरे में पद्मावत रिलीज की गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, लेकिन लोग हिंसा के उस मंजर को नहीं भूले हैं। मासूमों की वो चीख पुकार आज भी उनके जहन में ताजा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे हैं करणी सेना और तथाकथित तौर पर जातीय सेना के लोग किस तरह से हिंसा कर रहे हैं। और ऐसे में करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कलवी बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, साजिश कह रहे हैं कि लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपको बदनाम कौन करेगा? आप तो खुद ही पूरे देश में हंगामा मचाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके गुंडे जो सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को मरने और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके खिलाफ साजिश कौन कर सकता है कलवी साहब? ये चीज किस और इशारा करती है? अभी अभी डीसी ने बयान दिया है, हम जांच कर रहे हैं और जांच में पहला एंगल जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा महसूस होता है कि ये राजपूत करणी सेना नहीं और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। देखा आपने, जब बच्चों की बात आती है तो लोग कैसे कन्नी काटते दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जब बच्चों की बात आती है तो देश एक साथ हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ देश को एक साथ आना ही चाहिए। हम आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कैसे आज हमारी सरकारें इस तरह के हिंसा के सामने लगातार घुटने टेक रही हैं। और न्यूज़ नेशन ये सवाल उठा रहा है उन तमाम सरकारों से, आखिरकार क्या हो रहा है हमारे देश में। सबसे पहले देखिए, हम महाराष्ट्र की यह बात बताते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा में अब तक जो कार्रवाई हुई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हुई थी। सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान अभूतपूर्व तरीके से हुआ था, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था। अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार तक नहीं है। मुख्य आरोपी है कौन पता भी नहीं है। यह है महाराष्ट्र सरकार का काम, जो कि भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर था। अब आइए जाट आंदोलन की बात करते हैं। हरियाणा सरकार का इतिहास दिखाते हैं आपको। हरियाणा में फरवरी 2017 में जो आंदोलन हुआ था उसमें 30 लोग मारे गए थे, 350 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन अभी तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं। इस आंदोलन की वजह से पूरे राज्य ने 34,000 करोड़ का नुकसान झेला था, लेकिन अभी तक उसकी कोई भरपाई की बात नहीं हो रही। 2100 लोगों के पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कहीं मामला पहुंचा नहीं। 2 साल हो चुके हैं। सीबीआई जांच कर रही है मामले की। आप जरा सोचिए सीबीआई क्या कर रही होगी। और अब जरा बात करते हैं गुजरात के पटीदार आंदोलन की। 2015 में पटीदार आरक्षण के लेकर हिंसक आंदोलन हुआ। 10 लोग मारे गए, 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। 31 केस दर्ज हुए, 12 वापस ले लिए गए और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है राजनीति के अलावा। और उसके साथ साथ गुरमीत राम रहीम नाम का एक व्यक्ति, जिससे उसकी कर्मों की वजह से जेल पहुंचाया गया, 25 अगस्त 2017 को सजा सुनाई गई। पंचकुला में हिंसा हुई, 36 लोगों की मृत्यु हुई। क्या कार्रवाई हुई, क्या आप जानते हैं? कुछ नहीं। इसके बारे में भी सरकार चुप बैठी हुई है। 127 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसे गुरमीत राम रहीम के संस्थान से लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी आंच नहीं आई है। सरकारें घुटने टेक रही हैं हमारे देश में, और ये सरकारें हमें सुरक्षित रखने का प्रतिबद्ध वादा करती हैं। क्या हमारी सरकारें वाकई में हमारे लिए काम करती हैं या इन सेना के लिए, इस तरह के हिंसक लोगों के लिए? देश में कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा चुकी है, इसे लेकर अब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सारे ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो हम देख रहे हैं, दंगेबाजी देख रहे हैं और न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी में बिल्कुल विफल रही है।
उसका संज्ञान लिया गया है, पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद मौके पर पहुंचे हैं पूरी फोर्स लेकर, और लोगों को राउंड अप भी किया गया है, जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है, उसकी कार्रवाई भी की जा रही है। तो वैसे किस प्रकार से कह सकते हैं ऐसी बातें। तो देखा आपने किस तरीके से सत्ताधारी दल जो कि बीजेपी है, उन तमाम राज्यों में जहां फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध हो रहा है, वो कहते हैं संज्ञान लिया गया है, काम हो रहा है, धरपकड़ हो रही है। अरे भाई, कार्रवाई होती तो क्या करणी सेना इतनी हिम्मत दिखा सकती थी? करणी सेना का प्रभाव कितना है जरा ये देख लीजिए। एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं जो नारेबाजी कर रहे थे करणी सेना के नाम पर। छत्तीसगढ़ की ये कहानी है। रमन सिंह की सरकार के ऊपर इससे बड़ा सवाल या निशान और क्या हो सकता है? ये देखिए। माइक लेकर जनाब बार बार कह रहे हैं जय करणी सेना, जय करणी सेना। अब बताइए ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? जब सरकार और पुलिस में इस तरह के लोग शामिल हैं तो क्या हमारे देश में वाकई में कानून व्यवस्था बहाल रखी जा सकती है? जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और फिल्म पद्मावत की गूंज वहां पर भी है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का कहना है कि फिल्म पद्मावत और इस तरह के विवाद की जगह कम से कम हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। मुद्दे और कई हैं, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। पद्मावत की फिल्म 2 हफ्ते में उतर जाएगी, उसके बाद आप भी भूल जाओगे कि क्या था। मैं इसीलिए कह रहा था कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारा ये होना चाहिए कि आज से 50 साल के बाद में हमारे बच्चे इस धरती पे सांस नहीं ले पाएंगे। ये हालत होगी हमारे एनवायरनमेंट की कि हमको ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमना पड़ेगा रास्तों पे। रास्ते दिखेंगे भी नहीं शायद, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ होंगी। और हम उसकी तरफ मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है जो आज आई और कल चली गई। और इसीलिए हम भी आपके सामने ये सवाल रखना चाहते हैं, और सवाल स्पष्ट है क्योंकि आपका जवाब तय करेगा कि देश की सरकारों को क्या करना चाहिए। हम सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, फिल्म पद्मावत का विरोध के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सवाल एक बार फिर, पद्मावत पर विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले संगठनों पर बैन लगना चाहिए? आप अपना जवाब हमें भेजिए एसएमएस के जरिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए NN स्पेस यस, अगर आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए NN स्पेस नो, और अपना जवाब हमें भेजिए 53636 पर। आपका जवाब हम क्वेश्चन आर में जरूर दिखाएंगे। आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं, #NN क्वेश्चन आर। अपनी राय ट्वीट कीजिए, आपकी राय हम प्रदर्शित करेंगे क्योंकि आप तय करेंगे। जी आप, क्योंकि यह आपके हाथ में है कि ये देश का भविष्य क्या हो, इसलिए जवाब जरूर लिखिएगा। कल 26 जनवरी है और इसे लेकर आज हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और कल पूरे देश भर का दमखम दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा कि हिंदुस्तान बतौर सैन्य देश क्या है, हमारी उपलब्धियां क्या हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी है और इसकी वजह कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को आमतौर पर गणतंत्र दिवस की परेड के दिन पंक्ति में पहली पंक्ति में बैठने का मौका दिया जाता है और वहीं पर बैठते हैं वो। लेकिन इस बार राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें चौथी कतार में जगह दी गई है बैठने के लिए। इसलिए कांग्रेस नाराज है कि परिपाटी जो है कि विपक्ष की पार्टी, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, उसके अध्यक्ष को आमतौर पर पहली पंक्ति में बैठने का मौका दिया जाता है, वो मौका नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार सीमा पर हिंसा पर उतारू है। जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है वो स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में असंतोष और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से अब सुलह सफाई की बात करता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जो लगातार बार बार हमें परेशान कर रहा है, एक झटके में हम पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाते? पाकिस्तान की गुस्ताखी उसे कितनी भारी पड़ती है, ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। सीमा पर जब पाकिस्तान एक गोली दागता है तो उसे किस तरह जवाब दिया जाता है, ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सीमा पर पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई हैं, साथ ही कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे जा चुके हैं।
हिंदुस्तान की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के हौसले मानो पस्त पड़ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब घुटने के बल आ गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग की दरखास्त की। ये तस्वीरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग की हैं। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के पास जीरो लाइन पर दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग को अंजाम दिया गया और इस मीटिंग में भी भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। फ्लैग मीटिंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही सीज फायर का मुद्दा उठाया। रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाने को लेकर भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घेरा। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने को लेकर भी बातचीत हुई। घुसपैठियों के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। इसके अलावा फ्लैग मीटिंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक संदेश साफ कर दिया है, वो ये कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली बरसी तो हिंदुस्तान के जाबाज पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन। 26 जनवरी की पूर्व संध्या के मौके पर पद्मा अवार्ड्स का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे तो अगर देखें तो इसमें बहुत वरिष्ठ लोगों के नाम हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी, हमारे विज्ञान, हमारे कला क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ये तमाम नाम जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रही हैं वो लोग हैं जिन्हें पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि ऐसे कोई नाम नहीं हैं जिन पर विवाद किया जा सके।